हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग बीपीएससी का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करेंगे। आपको डेली एक टेस्ट सीरीज का क्लास मिलेगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ग्रुप में। और आपको हेल्प मिले, थोड़ा भी मदद मिले तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। केजीएस आईएएस का ये केजीएस आईएएस का पॉलिटी का टेस्ट है। तो इस टेस्ट में पहला क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके माध्यम से चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल सही है, चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसके माध्यम से कंपनी के अधिकार वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश कानून की संप्रभुता को स्थापित किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। 1813 के अधिनियम से ही संप्रभुता स्थापित हो गई थी, आंशिक रूप से हो गई थी। तो ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये नहीं है, ये गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व ब्रिटिश नियंत्रण में 1858 के अधिनियम से आया था। तो एक और दो सही है, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, पूर्ण वीटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण वीटो के संबंध में पूछा है, तो निजी विधेयकों में वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। तो पूर्ण वीटो का प्रयोग निजी विधेयकों में किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग लाभ के पद विधेयक 2006 के लिए किया गया था। तो लाभ के पद 2006 के लिए इस विधेयक का नहीं बल्कि निलंबन वीटो का प्रयोग किया गया था। कौन सा? निलंबन। तो आप लोग याद रखिएगा कि 2006 के विधेयक जो था लाभ के पद, उसमें निलंबन वीटो का प्रयोग किया गया था। तो इसमें सही पूछा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो कथन एक सही है, अर्थात केवल एक। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो बिल्कुल सही, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा मिला था, कथन सही है। और कारण बोल रहा है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में ग्राम सभा का औपचारिक रूप से उल्लेख किया गया है। तो औपचारिक रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत की बात करता है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, जबकि इसमें ग्राम सभा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो कथन सही होगा, कारण गलत होगा, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है और यह सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो यह कथन महात्मा गांधी बोले थे अपनी पत्रिका हरिजन पत्रिका में 1939 में। तो हरिजन पत्रिका में, तो इसका आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता का आधार है? मतलब विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का आधार पूछ रहा है। तो पहला है इसमें वह एक अनुमोचित दिवालिया। तो बिल्कुल सही है, अगर दिवालिया हो जाएगा तो संसद की सदस्यता अयोग्य हो जाती है। उसे सरकारी ठेकों, कार्यों और सेवाओं में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई रुचि से लेना देना नहीं है। उसे भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया हो, ऐसा भी कोई नहीं है। बर्खास्त किया भी गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन एक सही है, अर्थात ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें पहले से अंतिम गतिविधि के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको कालानुक्रम बताना है, सही में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसका हमको डेट मालूम होना चाहिए। तो चलिए इस सब का डेट लिख लेते हैं। प्रारूप समिति की नियुक्ति, तो प्रारूप समिति की नियुक्ति आप लोगों को मालूम होगा 29 अगस्त
अगस्त 1947 को हुआ था। 1947 को हुआ था। भारत में संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया। तो ये आपको प्रस्तावना में मालूम होगा कि 1939 में 26 नवंबर 1939 में 49 में भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तिथि। तो भारत को लागू जो किया गया था वो आपको 26 जनवरी 1950 ये सबको मालूम होगा। और संविधान सभा की पहली बैठक 1947 में, तो ये हुआ था 1947 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहला होगा 4, फिर होगा 1, फिर 1, फिर होगा 2 और फिर 3। तो 4 1 2 3 ए ऑप्शन, तो ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। तो राज्यपाल के कार्य पूछा है, वह केवल कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है। नहीं, केवल ये लिखा है, अर्थात ये तीन ही नहीं, वित्तीय शक्तियों का भी प्रयोग करता है। तो वित्तीय शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है वो। अब थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा रहा है, एडजस्ट करिएगा। उसे हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना होता है। नहीं, उसके खुद कुछ विवेकाधिकार भी होते हैं। और तो ये भी गलत हो गया, ये गलत है ही, दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके पास राज्य वित्त आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति है। ऐसा नहीं है, राज्य के विधानसभा कानून बनाकर सदस्यों की नियुक्ति करती है। तो अर्थात तीनों गलत है, अर्थात उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसे जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के दायरे में जोड़ा है। अनुच्छेद 21 के दायरे में जोड़ा है। तो इस अधिकार में आपको मालूम होगा कि जीवन के अधिकार में जोड़ा गया स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 3 है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, और 4 में आजीविका का अधिकार। तो ये दोनों सही है, अर्थात 3 और 4 सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना जाता है। आरक्षित विषय के बारे में पूछ रहा है, तो आपको ये दोनों के बारे में मालूम होना चाहिए। आरक्षित विषय हम बता देते हैं, जैसे न्याय प्रशासन, तो न्याय प्रशासन पहला ऑप्शन ठीक है। भू राजस्व दूसरा ठीक है, और पुलिस तीसरा, ये तीनों ठीक है। जबकि स्थानीय स्वशासन ये आपका हो जाता है हस्तांतरित। तो हस्तांतरित हो जाएगा, ये हस्तांतरित विषय है, तो यह हस्तांतरित विषय हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो भारत के निर्वाचन में भाग लेने को आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य, जैसे संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नहीं, गलत। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य गलत। और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही, अर्थात 2 और 4 सही है, अर्थात ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1992 के 74वें संशोधन के बारे में पूछ रहा है। तो आपको मालूम होगा कि 74वें संशोधन से नगर पालिका को जोड़ा गया था। तो देखते हैं कौन सा कथन ठीक है। किसी विशिष्ट राज्य के राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि अधिनियम के प्रावधानों को उनके विवेक के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति भी आदेश दे सकता है या निर्देश, और राज्यपाल भी। तो पहला सही है बिल्कुल। राज्य विधायिका नगर पालिकाओं द्वारा
खातों के रख रखाव के संबंध में प्रावधान कर सकता है। बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह अधिनियम किसी भी नगर पालिका के लिए किसी विशिष्ट समय अवधि का प्रावधान नहीं करता है। नगर पालिका का भी कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। हालांकि इसे कार्यकाल के पहले भी भंग किया जा सकता है, पर इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें 2 गलत हो गया, 2 और 3। तो सही आंसर केवल 1 है, अर्थात ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यायिक गतिशीलता शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो न्यायिक गतिशीलता अर्थात न्यायिक सक्रियता ही न्यायिक गतिशीलता होती है। इसी का नाम है न्यायिक गतिशीलता ही न्यायिक सक्रियता होती है। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों की भूमिका ईमानदारी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सर्वोत्तम नहीं है ऐसा वर्णन। इसमें एक न्यायाधीश को जिसे किसी मामले की सुनवाई और निर्धारण के लिए नियुक्त किया गया है, उस मामले से अलग करना होता है। ऐसा भी कुछ नहीं है। इसके अंतर्गत समाज के दलित वर्गों के केस को लड़ने के लिए गैर सरकारी संगठनों की आवश्यकता होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। सरकार के अन्य 2 अंगों विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई मुखर भूमिका है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका के संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करता है न्यायपालिका। तो बिल्कुल डी सही है। अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाले विधेयक विधानमंडल के में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 17 में एक प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाले विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पेशा अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पेशा के बारे में पूछा है, आपको पेशा के बारे में मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों को नामांकित कर सकती है जिसका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रतिनिधित्व हो सकता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल है। तो बिल्कुल सही है, मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। नीलामी द्वारा गौर खनिज के दोहन हेतु रियायत देने हेतु ग्राम सभा अथवा उचित स्तर पर पंचायतों की पूर्ण अनुशंसा अनिवार्य होगी। तो ये भी बिल्कुल सही है, अनिवार्य होती है, अर्थात 2 और 3 सही है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा अध्यक्ष, तो वो मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर इस्तीफा देता है? नहीं, गलत है। वह मुख्यमंत्री को पत्र नहीं बल्कि विधानसभा उपाध्यक्ष को पत्र लिख के दे देता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पत्र लिख के देगा इस्तीफा। वह विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का अंतिम व्याख्याकर्ता होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये सही है कि वो अंतिम व्याख्याकर्ता होता है, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको। जैसे बोल रहा है, पहला है संविधान का भाग 15, तो 15 भाग चुनाव से है, अर्थात निर्वाचन है, अर्थात इसमें हो जाएगा 4। संविधान का भाग 16 आपको मालूम होगा, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, तो इसका हो जाएगा 3। संविधान का भाग 17 है राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा। संविधान के भाग 18 है आपातकालीन प्रावधान, तो हो जाएगा 4, 3, 2, 1, अर्थात बी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो आप लोग को ये मालूम होगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति ही करते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के भी राष्ट्रपति करते हैं। तो दोनों के राष्ट्रपति करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। संविधान उच्च न्यायालय की शक्ति को निर्दिष्ट नहीं करता है और इसे संसद के विवेक पर छोड़ देता है। तो
ऐसा नहीं है, संसद के विवेक पर नहीं छोड़ता है, बल्कि संसद के विवेक को बल्कि निर्दिष्ट करता है। तो दो आंसर, ना तो एक सही है ना दो सही है, दोनों गलत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका का लक्ष्य है अपने सभी नागरिकों को, तो ये प्रस्तावना से है क्वेश्चन। प्रस्तावना में आपको ये सारे शब्द मिल जाएंगे, जैसे समाज और आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी मिल जाएगा, अवसर की समता ये भी है, व्यक्तियों की गरिमा ये भी है, अर्थात चारों, अर्थात डी आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग अब तक 4 बार आ चुका है, इसमें 5 बार दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको बता दें कि ये जो परिसीमन आयोग 4 बार आया है वो आया है 1952, 1953, 1963, 1973 और 2002, ये 4 बार आया है। आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है, प्रश्नगत किया जा सकता है। आयोग के आदेशों को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है, अर्थात सही ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2। सॉरी, ऑप्शन सही बताएं, वो प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। 20 नंबर क्वेश्चन है आपको, भारत के न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति ऐसा नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्ति कर सकते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और विशेषाधिकार का लाभ मिलेगा। ये सिंप्लीकार है, इतना बड़ा लिखा है, लेकिन ये सिंप्लीकार का मतलब है जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको सारे लाभ मिलेंगे जो न्यायाधीश को मिलता है, तो ये भी सही है। तो 1 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीटो शक्ति के ऊपर, वह संविधान संशोधन विधेयक को केवल अनुमोदित कर सकते हैं। वो संविधान संशोधन विधेयक को अनुमोदित कर सकता है, ये सही है कि वो अनुमोदित कर सकता है, जबकि विधेयक को अस्वीकार व वापस नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास धन विधेयक की तुलना में साधारण विधेयक के संबंध में अधिक वीटो शक्ति प्रावधान, तो ये भी सही है कि धन विधेयक को वो लौटा नहीं सकते, पुनः विचार के लिए कह सकते हैं लेकिन लौटा नहीं सकते हैं, उस पर सहमति देनी पड़ती है क्योंकि ये पूर्ण सहमति से आती है, पूर्व सहमति से। जबकि साधारण विधेयक पे वो लौटा भी सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो साधारण विधेयक पर ज़्यादा पावर है, अर्थात 2 भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो ये केशवानंद भारती बनाम में ये माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो इसमें हो जाएगा LIC ऑफ इंडिया मामला 1995, इसमें भी माना गया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन विभाग की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय की अवमानना शब्द को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 द्वारा परिभाषित किया गया है। तो
ऐसा 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 है, हाँ, ये न्यायालय की अवमानना जो है वो आपको 1971 के अधिनियम से परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो 129 उच्च न्यायालय को नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय को, ये याद रखिएगा कि ये उच्च न्यायालय को नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये दो गलत हो जाएगा। अवमानना क्षेत्राधिकार का उद्देश्य न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 अर्थात ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून जोड़ सकती है। तो ये बिल्कुल सही है कि 9वीं अनुसूची में विशेष कानून जोड़ सकती है भारत की संसद। 9वीं अनुसूची में निहित किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है और न ही उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो ये गलत है। किया जा सकता है। इसमें कोलम बनाम तमिलनाडु 2007 में एक आया था जिसमें उच्च न्यायालय ने यह किया था कि जांच के दायरे से बाहर है, लेकिन उस पर विशेष कानून डालने का अधिकार है। विशेष कानून के तहत बनने का अधिकार है ताकि उसका जांच हो सके। तो आपको दूसरा गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि निर्णय लिया जा सकता, उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, अर्थात सिर्फ केवल ए सही है। अगला क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है कि इसको केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक की जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अब तक न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूल संरचना का तत्व घोषित नहीं किया है। तो ये आपको ये गलत है क्योंकि घोषित नहीं किया है बोल रहा है, जबकि घोषित हो चुका है। तत्व घोषित 1975 के इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद से। संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत को कायम रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही है। न्यायिक समीक्षा मतलब जांच, तो जरूरी जांच से ज़रूरी होती है, अर्थात इसमें 3 सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर कदाचार में पाए जाते हैं तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा को कम से कम आधे बहुमत के साथ प्रस्तावना पर हस्ताक्षर करना होगा। ऐसा नहीं है, अगर हम लोकसभा में पास होता है तो 100 सदस्य और राज्यसभा में तो 50 सदस्य का हस्ताक्षर जरूरी है। तो ये गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार करना स्पीकर चेयरमैन के अधीन है। तो इनकार नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। स्पीकर प्रस्तावना को हटाने का प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का न्यायाधीश स्पीकर के पास है, ऐसा नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा, अर्थात आंसर सिर्फ 1। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। आपको बताना है कि कितने सुमेलित हैं। तो अनुच्छेद 158, ये अनुच्छेद 158 आपको मालूम होगा कि अनुच्छेद 158 में राज्य के लाभ के पद पर कोई माने राज्यपाल लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे। 158 में ये बताया गया है, अर्थात 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ये गलत है, इसका मिलान ये नहीं है। अर्थात ये अगर देखें मिलान करें तो ये हो जाएगा
अनुच्छेद 153 बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अर्थात एक, दो या दो से अधिक राज्य के लिए भी व्यक्तियों को राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 के तहत। अनुच्छेद 165 में बोला गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आरहित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। मतलब महाधिवक्ता की नियुक्ति पर है, अर्थात ये हो जाएगा आपको 4 से। 161 आपको जानते हैं ये क्षमादान से है, तो इसमें कोई सुमेलित नहीं है, अर्थात उपयुक्त में से सभी सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा ना, अर्थात गलत है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में मौजूद सभी उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत स्थापित किए गए थे। तो ऐसा नहीं है, वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, जबकि 1861 अधिनियम में मात्र 3 उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, जिसमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 उच्च न्यायालय थे, तो ये गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार को बुनियादी ढांचे के सिद्धांत से बाहर रखा गया है, तो ये भी गलत है। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत से बाहर नहीं रखा गया है, जब बल्कि वो मूल संरचना का एक भाग है, संविधान की मूल संरचना का एक भाग है, तो ये भी गलत है। अनुच्छेद 220 के तहत राष्ट्रपति एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। तो एक राष्ट्रपति एक न्यायाधीश को एक से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 220 नहीं बल्कि 222, तो ये याद रखिएगा 222, अर्थात कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो बोला है कौन सा सही है, अर्थात इनमें से कोई नहीं, सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 कथनों दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताया है। तो अभिकथन में बोला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व समाविष्ट है। तो आपको ये मतलब बोल रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था में, तो राजनीतिक व्यवस्था आप जानते हैं कि मौर्य काल से आधुनिक युग तक राजनीतिक में एक क्रमबद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन विद्यमान है, एक विशिष्ट तत्व विद्यमान है, तो ये कथन सही हो जाएगा। और अभी कारण बोल रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक शैलियाँ आधुनिक शैली, पारंपरिक शैली और संत शैली के तत्व हैं। तो ये भी सही है, इसमें राजनीतिक शैली, आधुनिक शैली, पारंपरिक शैली और संत शैली के सारे तत्व है, और ये कथन को कारण से यदि स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मौर्य काल से बोल रहा है, सब में किसी न किसी काल में आधुनिक शैली, जैसे आधुनिक काल में पारंपरिक शैली, पारंपरिक संत शैली, जब बौद्धिक काल आया, तो इस तरह के, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अध्यादेश आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123 में दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं, इसे तब प्रख्यापित किया जा सकता है जब दोनों में से कोई भी सदन सत्र में न हो। तो बिल्कुल सही है, अगर कोई भी सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और न्यायिक समीक्षा से परे है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, बल्कि इसका जांच हो सकता है। संसद की पुनः बैठक के 3 सप्ताह की समाप्ति पर इसका संचालन समाप्त हो जाता नहीं, बल्कि 6 सप्ताह, 6 वीक, 6 सप्ताह पर, तो ये गलत हो जाएगा। और तो 2 और 3 गलत है, सिर्फ एक सही है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विघटन पर गठित पंचायत पूरे 5 वर्षों तक कार्य करेगी, तो गलत है। अगर पंचायत
विघटित हो जाती है समय से पहले, तो जितना समय बचा है उतना ही समय के लिए अगली पंचायत आएगी, अगली पंचायत चुनाव करके आएगी। तो ये गलत है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ होते ही पंचायतों से संबंधित सभी राज्य कानून तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, 1 ईयर, 1 साल के अंदर होता है ऐसा। ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे। बिल्कुल सही, ग्राम और मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं, तो ये सही हो जाएगा। और पूरे 5 वर्षों के लिए नहीं, ये भी गलत है, तो 1 2 गलत है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। परिभाषा के अनुसार संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 में दिए गए साक्ष्य के निर्णयों से बाध्य होगा। तो बोल रहा है कथन एक गलत हो जाएगा, क्योंकि 1872 में दिए गए साक्ष्य के नियमों के बाध्य नहीं होता है। ये गतिशील न्यायालय होते हैं और आपराधिक और सिविल न्यायालय दोनों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल सही, दोनों शक्तियों का प्रयोग करते हैं। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। तो ये भी सही है, अर्थात 2 और 3 सही है, अर्थात ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी संविधान पूर्व संधि से उत्पन्न विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। किसी भी संवैधानिक पूर्व संधि को उत्पन्न विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। ऐसा नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। यदि कानून सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर कोई प्रश्न उठाता है तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय देने से इनकार कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है इनकार, या सुझाव दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, संघ और उसके क्षेत्राधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है। बिल्कुल सही, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत संसदीय शासन प्रणाली वाला एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये भी सही है, संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये प्रस्तावना में निहित है। तो अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा की शक्तियाँ और स्थिति लोकसभा के बराबर है? तो 37 नंबर क्वेश्चन है, हमको बोल रहा है कि राज्यसभा की शक्तियाँ और लोकसभा के बराबर है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन और महाभियोग, इसमें दोनों की शक्ति बराबर है, क्योंकि महाभियोग हो या निर्वाचन हो दोनों को हक प्रदान है, मतलब मत प्रदान है। निर्वाचन में भी दोनों वोटिंग कर सकते हैं। भारत का निर्वाचन और महाभियोग दोनों में। तो 1 और 2 दोनों सही है। अनुदान मांग पर मतदान, ये गलत है। अनुदान मांग पर मतदान ये बजट से संबंधित है। बजट से संबंधित जो भी होता है उसमें लोकसभा का विशेषाधिकार होता है, तो ये गलत हो जाएगा, अर्थात 1 और 2 बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सरकार का संसदीय स्वरूप वह है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार के प्रतिनिधित्व होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा ही नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार के प्रतिनिधित्व होता है, नहीं, लोकसभा का ज़्यादा होता है।
सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे इसके द्वारा हटाया भी जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और ये संसद के द्वारा हटाया भी जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और इसके द्वारा हटाया जा सकता नहीं, चुनी तो जाती है पर हटाया नहीं जा सकता। सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है लेकिन निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले उसे नहीं हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है समय से पहले। तो सिर्फ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास कुछ मामलों में विशेष मूल क्षेत्राधिकार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किस मामलों तक विस्तारित नहीं है? तो संघीय न्यायालय के रूप में पूछ रहा है, तो संघीय न्यायालय का विस्तारित रूप देखें तो संघीय संविधान पूर्व किसी संधि समझौते से उत्पन्न विवाद, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका नहीं है विस्तार, इसका विस्तार नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच नियम व्यय और पेंशन का समायोजन, ये भी नहीं है, पेंशन नियम व्यय ये ऐसा कुछ नहीं है, इसका भी विस्तारित नहीं है। और केंद्र और किसी राज्य के बीच कोई विवाद या एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य हो, हाँ, तो इसका सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, 3 के लिए है, तो अर्थात 1, 2 हो जाएगा। इसमें पूछा है सही कथन का चयन करिए, विस्तार नहीं है पूछा है, अर्थात ये भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, तो वो हो जाएगा, अर्थात आपको ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है उच्च न्यायालय की अपील के बजाय पहली बार में विवादों को सुनने की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है? तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पूछ रहे शामिल कौन कौन है, तो आपको मालूम होगा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, न्यायालय की अवमानना के मामले आदि ये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद, ये भी सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है। संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देना, ये भी उच्च न्यायालय कर सकता है। तो ये तीनों काम कर सकता है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों का उनके गठन के वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है एक तरफ वर्ष, एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश। तो लक्षद्वीप को बना था, लक्षद्वीप का गठन हुआ था, को बता दें लक्षद्वीप का गठन कब हुआ था, तो ये 1956 में हुआ था, ये हुआ था 1956 में। ए का 4, तो ए का 4 2 में है, अर्थात 1 कट जाएगा और डी कट जाएगा। अब बी दमन एवं दीव, दमन एवं दीव का अगर देखें तो ये हुआ था 1961 में, 1900 दमन एवं पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हुआ था, जिसमें चंडीगढ़ बना था, अर्थात सी का 2 हो जाएगा। बी का 3 1962 में, दमन एवं दीव 1962 में, बी का 2, सी का 3, बी का 3, हाँ बी का 3, सॉरी बी का 3 हो जाएगा। चंडीगढ़ का हो जाएगा आपको सी का 3, सी का 2 और आपका दादरा एवं नगर हवेली 1, अर्थात हो जाएगा बी आंसर। आप मिला लीजिएगा, आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, सॉरी आपको 3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है, सॉरी लिखने में दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, बी का 3, सी का 2, डी का 1, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1 बी आंसर। चलिए अगला देखते हैं,
73वें संविधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, अनिवार्य एवं स्वैच्छिक। निम्नलिखित में से कौन स्वैच्छिक प्रावधानों का हिस्सा है? मतलब स्वैच्छिक प्रावधानों का हिस्सा पूछ रहा है। तो 73वें संशोधन अधिनियम से दो भागों में बांटा गया है इसको, एक अनिवार्य, एक स्वैच्छिक। तो स्वैच्छिक पूछ रहा है, तो स्वैच्छिक में अगर हम देखें तो राज्य चुनाव आयोग की स्थापना। तो राज्य चुनाव आयोग की स्थापना है, ये आपको राज्य चुनाव आयोग की स्थापना ये अनिवार्य है। स्थापना तो करना ही पड़ेगा चुनाव आयोग की, तो ये अनिवार्य है। 3 स्तरों और पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना, ये भी अनिवार्य है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति का निर्धारण करना है। तो ये पद्धति अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है, अर्थात इसका अनिवार्य नहीं है, तो 3 हो जाएगा। राज्य का संचित निधि से पंचायतों की सहायता अनुदान देना, तो ये राज्य पे डिपेंड करता है, तो 4 भी हो जाएगा। ये सब स्वैच्छिक है, 3 और 4, अर्थात ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप तय करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। तो 43 का बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप साबित करने के लिए 2/3 सदस्यों द्वारा पारित, बिल्कुल सही, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, इसी को बोलते हैं 2/3 सदस्य। महाभियोग संसद में होने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो हाँ, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि विधायी और न्यायिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया का दर्शन इसमें होता है, दर्शाती है, तो इसीलिए तो दोनों सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। 43 का सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है। विराम, तो विराम को आप जानते हैं मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर सजा को कम करना, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए कोई महिला गर्भवती हो गई तो उसके सजा को रोक दिया जाता है, कुछ देर के लिए कम कर दिया जाता है, तो ये हो गया। परिहार, तो सजा के स्वरूप पर प्रत्यास्थापन, तो परिहार के लिए ये गलत है, क्योंकि परिहार में दंड के स्वरूप को बदले बिना सजा की अवधि कम करना होता है। प्रतिलंब में सजा के स्वरूप को प्रत्यास्थापित करना, तो प्रतिलंब करना, जैसे सजा की अवधि को कम कर देना, रोक देना, ताकि जो अपराधी है वो अपनी सजा क्षमा मांग करने में उसको कुछ टाइम मिल जाए, विशेषकर मौत की सज़ा होती है तो उसमें, तो ये दोनों गलत, दोनों का सही मिलान नहीं है, अर्थात सिर्फ एक ही है। तो सही युग्म पूछा है, अर्थात ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद संघर्ष से संबंधित है? तो ये हो जाएगा, आपको बोल रहा है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों से बीच विवाद से संबंधित है। तो चंपकम दोहराई वाद ये बिल्कुल संबंधित है। और KM पट्टास्वामी वाद ये नहीं है, इसमें सिर्फ मौलिक अधिकार के बारे में ज़्यादातर है, तो ये नहीं है, अर्थात 1, 3, 4 1, 3, 4 अर्थात डी आंसर हो जाएगा। केशवानंद भी है, गोलकनाथ भी है, गोलकनाथ। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है। मौलिक कर्तव्य आपको मालूम होगा कि ये राष्ट्र विरोध और असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, तो बिल्कुल सही है। ये किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारता में न्यायालय की मदद करता है, ये भी सही है। ये नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। यह कानून द्वारा प्रवर्तनीय है, तो ये भी सही है। कानून द्वारा ही इसे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को, अर्थात चारों सही है, 1, 2, 3, 4 अर्थात ऑप्शन डी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 47 नंबर है। जस्टिस फजल अली
केम पणिकर और हृदयनाथ कंजरू इसके सदस्य थे। बिल्कुल सही है। उस टाइम न्यायाधीश फजल अली थे और 2 सदस्य थे। इस आयोग ने मुंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। हाँ, इस आयोग ने मुंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन बिल्कुल नहीं किया था, यह सही बात है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो ये भी सही है कि 1956 के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। तो इसका ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से है? नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना। ये मौलिक कर्तव्यों में से नहीं है, बल्कि ये अनुच्छेद 47 में है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। इसके बारे में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। हमारी संस्कृति के समृद्ध विरासत का महत्व देना और संरक्षित करना, ये बिल्कुल है, ये है, ये नहीं है। भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये भी है मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, ये भी है, अर्थात 2, 3, 4 तीनों हैं, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। उसे निजी कानून प्रैक्टिस के लिए भी उसकी फीस महान्यायवादी के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन से अलग होगी। सही बात है, वो जो भी अलग से अपना प्रैक्टिस करेगा या काम करेगा उसको अलग से वेतन मिलेगा, ये बिल्कुल सही है। संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले सभी विशेषाधिकार और उन मुक्तियों उसे भी प्राप्त होगी, ये भी सही है। संसद को जितना अधिकार है महान्यायवादी को भी उतना अधिकार है, तीनों सही है, अर्थात सी ऑप्शन 1, 2 और 3। 49 हो गया, आपको 50। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 1902 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उचित हो सकता है? तो राज्य की सुरक्षा, आपको मालूम होगा कि अनुच्छेद 19(2) के तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विशेष राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि आदि को दर्शाया गया है। तो इसमें जैसे मानहानि हो गया, इसमें परिस्थिति में उचित हो सकता है मानहानि, इसमें आपको मानहानि हो गया, फिर आपको राज्य की सुरक्षा भी हो गया और सार्वजनिक व्यवस्था भी हो। राजद्रोह नहीं है, राजद्रोह नहीं है, तो अर्थात 1, 2 और 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको नीचे क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन के बारे में आप ढूंढिएगा, बताइएगा कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आपका सपोर्ट करने से हम और भी ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू।